तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है एट 298 केल्विन द रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोलर NaOH। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया रखा है, कितना दिया है, कंडक्टेंस सेल इज 31.6 ओम इफ सेल कांस्टेंट का वैल्यू है 0.367 पर सेंटीमीटर। सेल कांस्टेंट को आपको पता होना चाहिए। जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन का। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और मोलर कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको थ्योरी में बतलाया गया था। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 जिसमें आपको कप्पा फाइंड आउट करना है। कप्पा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही हम लोग कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, कंडक्टिविटी भी कहते हैं इसको। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी भी कहते हैं और इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से कप्पा, ठीक है। और इसी को आपको फाइंड आउट करना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कप्पा का एक फॉर्मूला होता है G इंटू जी स्टार। तो यहाँ से जी स्टार का वैल्यू आपको मालूम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन से। जी स्टार जो होता है सेल कांस्टेंट का वैल्यू है 0.367 और आपको पढ़ाया गया है, इसका यूनिट होता है पर सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको दे करके रखा है 31.6 ओम। अब हमें कप्पा का वैल्यू फाइंड करना है। तो कप्पा का फार्मूला आप जानते हैं, जी इंटू जी स्टार होता है। अब हम यहाँ से जी का वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। जी का वैल्यू 1/31.6 और इसका जो यूनिट होता है जी का कंडक्टेंस का पर ओम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, पर ओम। और जी स्टार का वैल्यू आप यहाँ से पुट करिएगा ऊपर से, यहाँ से जी स्टार का वैल्यू तो 0.367 पर सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से 0.367 में आप 31.6 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आने वाला है 0.0116 पर ओम पर सेंटीमीटर। इस तरह से आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू निकल गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका मोलर कंडक्टेंस के बारे में बोला है और मोलर कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 और बाई एम। तो मोलर कंडक्टेंस कप्पा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0.0116 पर ओम पर सेंटीमीटर इंटू 1000 हो जाएगा और नीचे कितना से डिवाइड कर देंगे, उसकी मोलैरिटी जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है आप देख सकते हैं ऊपर से 0.05 दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जब आप 1000 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर में 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 3 नंबर के बाद आप क्या कर देंगे, पॉइंट डाल देंगे तो 11.6 पर ओम पर सेंटीमीटर और 0.05 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब यहाँ से और अगर इसको आप आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो पर सेंटीमीटर 5 बाई पॉइंट हटा के आप नीचे 100 लिख सकते हैं। मोलर कंडक्टेंस जब आप 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 11.6 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर 11.6 इंटू 100/5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपको 1160 आ जाएगा और नीचे कितना बच जाएगा, 5।
मोलर कंडक्टिविटी जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलने वाला है 2, 3, 2। अब सवाल सर इसका यूनिट क्या लगाएंगे, तो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। जो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और भी हम इसका यूनिट लिख सकते हैं, पर ओम के जगह में आप साइमन्स भी लगा सकते हैं। पर ओम के जगह में क्या लगा सकते हैं, साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस तरह से ये इसका आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हैं पर ओम इज इक्वल टू, पर ओम जो होता है साइमन्स के बराबर होता है। इसको आपको पहले पढ़ाया गया है। तो आइए एक और हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और लिया गया है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर जो है कॉलम का 1 सेंटीमीटर है और उस कॉलम की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, और उसका रेजिस्टेंस जो है दिया रखा है 5.55 इंटू 10⁻³ है। कैलकुलेट करना है आपको रेजिस्टिविटी। दूसरा कंडक्टिविटी भी आपको कैलकुलेट करना है, और तीसरा जो है आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी को हम लोग कपा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग बारी बारी से तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से तीनों क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में आपको जो निकालना है रेजिस्टिविटी निकालना है। पहला रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और जहां तक कि आप जानते हैं एक फार्मूला आपको दिया गया था, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ए है क्या है, एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया जो है आपका यहाँ पे दिया गया नहीं है, हालांकि हम उस कॉलम का लंबाई और व्यास से, लेंथ और डायमीटर से हम एरिया निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कॉलम जो होता है सर्कुलर होता है, तो एरिया आप निकाल सकते हैं सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो एरिया पाई आर स्क्वायर फार्मूला पुटअप करके पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और आर जो हो गया 1/2 होगा, क्योंकि डी का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। डी बराबर जब 1 सेंटीमीटर होगा तो आर उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो 1/2 और इंटू 1/2। जब यहाँ से आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से आप कैलकुलेट करा दीजिएगा 11 टाइम्स में। तो एरिया जो आपका आने वाला है 11 ऊपर हो जाएगा, और 7 2 जा 14 है ना। तो यहाँ से आप R के जगह में वैल्यू पुटअप कीजिएगा, R बराबर रो L बाई ए। तो यहाँ से एक ध्यान देने की बात है, हम इसको रो L बाई ए बराबर R लिख सकते हैं, और हमें क्योंकि रो का वैल्यू निकालना है तो रो बराबर R, ई डिवाइड में है ए तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, L गुना में तो क्या हो जाएगा भाग में। रो बराबर R का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया रखा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको देकर रखा है, यहाँ से देख सकते हैं ओम में जो दिया गया 5.55 इंटू 10⁻³ 5.55 इंटू 10⁻³। उसके बाद एरिया का वैल्यू आपको दिया रखा है, यहाँ से आपने निकाला है भी एरिया 11/14, और नीचे आपको L का वैल्यू पुट कर देना है। तो L लंबाई जो है कितनी है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 50 सेंटीमीटर, यहाँ से आपने वैल्यू पुट कर दिया 50। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करा दीजिएगा, 5.55 इंटू 10⁻² बच जाएगा, नीचे फिर ऊपर 11 लिख देंगे और नीचे 5 गुना 14। तो रो इज इक्वल टू जब 100 से मल्टीप्लाई करिएगा 5.55 में तो 555 आ जाएगा, 555 और इंटू 11 है, और नीचे कितना हो जाएगा 14 5 जा 70। रो इज इक्वल टू जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर तो कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं। जब आप 555 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6105 आएगा, और उसमें हमें डिवाइड कर देना 70 से,
तो रो का जो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 87.21। देखिए इसका अब यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। आर बराबर होता है रो एल बाई ए, तो रो का फार्मूला यहाँ से आप लिखिएगा तो आर ए बाई एल हो जाएगा। तो रो का जो यूनिट हो जाएगा आर का होता है ओम, एरिया का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और एरिया जो भी निकाले सेंटीमीटर में दिया गया वैल्यू, एल का होता है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रो जो हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, यहाँ से हम इसका यूनिट यूज कर देंगे ओम सेंटीमीटर। ये रो का वैल्यू आपका फाइंड हो गया। अब जो है इसी में क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको बोला गया है जो निकालना है, यहाँ से आप देख सकते हैं कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कंडक्टिविटी जो होता है, आपको पहले पढ़ाए हैं, कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, यह रेजिस्टिविटी का इन्वर्स होता है। तो हम लोग कंडक्टिविटी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकाल चुके हैं आप। रेजिस्टिविटी का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं 87.2 ओम सेंटीमीटर। यहाँ से कप्पा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। जब एक में आप 87.2 से डिवाइड करते हैं तो इसमें जो आने वाला वैल्यू 0.01148 ओम को ऊपर ले जाएंगे पर ओम, और सेंटीमीटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पर सेंटीमीटर। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, और जिसको हम लोग लैम्डा एम से या फिर कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग लैम्डा एम या फिर कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आपको फाइंड आउट करना है बराबर वाट। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं, कैप एम का फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इट्स मोलरिटी। तो आइए अब हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो यहाँ से कैप एम बराबर कप्पा का वैल्यू जो हम लोग पुट करेंगे 0.01148 पर ओम पर सेंटीमीटर। जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पे 1000 लिखा गया है, और जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो वहाँ पे आपको जब हम फार्मूला दिए थे मोलर कंडक्टिविटी का, तो वहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि लीटर को वॉल्यूम को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे मोलरिटी जो उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, कितना दिया गया है आप देख पा रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.05 दिया गया है 0.05। तो कैप एम इज इक्वल टू, जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 11.48 बाई 0.05 आएगा, और कैप एम बराबर 11.48 में जब आप 0.55 से डिवाइड करते हैं तो 229.6। और आपको बताया गया था कि जो यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते थे वहाँ पर सेंटीमीटर के टर्म में इस्तेमाल करते थे, तो पर ओम था और सेंटीमीटर स्क्वायर था पर मोल था, आप वहाँ से देख सकते हैं। और पर ओम को हम लोग साइमंस भी लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर पर मोल, इस तरह से ये भी यूनिट इस्तेमाल करते हैं और ये भी यूनिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका मोलर कंडक्टिविटी का जो वैल्यू आया 229.6 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोला। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस कॉमा कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सांद्रता के साथ साथ, है ना, कैसे चेंज होता है चालकत्व या फिर चालकता और मोलर चालकता में जो आपका चेंजेस देखने के लिए मिलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कंडक्टेंस कॉमा कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी जो है ना चेंज होता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन को आप चेंज करेंगे वैसे वैसे कंडक्टेंस का वैल्यू भी चेंज होगा, कंडक्टिविटी का वैल्यू भी चेंज होगा, मोलर कंडक्टिविटी चेंज होगा। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये होता है जिसमें पानी का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। जब हम उसमें पानी को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो यहाँ से
3 में वेरिएशन आपको पढ़ना है, 3 पॉइंट में। पहला है कंडक्टेंस, दूसरा है कंडक्टिविटी और तीसरा है मोलर कंडक्टिविटी। तो आइए हम लोग बारी बारी से तीनों को पढ़ते हैं। नंबर 1 में आपको पढ़ना है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में किस तरह से वेरिएशन होता है, कैसे कैसे हम जब उसका कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करने वाले हैं। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करने वाले हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस के बारे में। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों में रीजन सेम नहीं होता है, लेकिन वेरिएशन सेम होता है। दोनों के रीजन अलग अलग होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वेरिएशन जो होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो वेरिएशन होता है, दोनों का रीजन अलग है, लेकिन दोनों में वेरिएशन मतलब इंक्रीजिंग ही होता है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन हम जैसे जैसे घटाएंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब देखिए कैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आप घटाते हैं और घटाने वाले को हम क्या किससे, लोअर एरो से दिखाते हैं। तो जब कॉन्सेंट्रेशन घटाते हैं तो डाइल्यूशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डाइल्यूशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जाहिर सी बात है, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका कंडक्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इसका हम रीजन भी देखेंगे। अभी कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड क्या है और डाइल्यूट क्या है, आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बात कर लेते हैं उसके बारे में। जैसे कि हम बात करें, एक बीकर है और इसमें 1 लीटर H2O है और इसमें आपने 50 ग्राम KCl को डाल के रखा। चलिए, वहीं अगर हम बात करें 2 लीटर पानी लेते हैं और उसमें 50 ग्राम H2O डालते हैं, तो यहाँ से पानी का अमाउंट किस में ज़्यादा है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 2 लीटर पानी में 50 ग्राम KCl घुला है। सॉरी, यहाँ पे वाटर नहीं लिखना है, KCl। 2 लीटर पानी में 50 ग्राम KCl, 1 लीटर पानी में 50 ग्राम KCl। तो यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन होगा, ये आपका डाइल्यूट होगा। तो जब आप पानी का अमाउंट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, डाइल्यूशन। लेकिन अब जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे डाइल्यूशन को आपने क्या किया है, बढ़ाया है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 लीटर पानी में 50 ग्राम KCl था, 1 लीटर पानी में 50 ग्राम, लेकिन अब 2 लीटर पानी है, सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो गया, घट गया, 85 ग्राम KCl है। मतलब हम बोल सकते हैं ये गाढ़ा था, ये क्या है आपका गाढ़ा सॉल्यूशन है, ये पतला सॉल्यूशन है। जब आप डाइल्यूशन बढ़ाइएगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, उसका घट जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि आप अगर डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, डाइल्यूशन बढ़ाइएगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, गाढ़ापन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पतला कर दीजिएगा सॉल्यूशन को तो गाढ़ापन घट जाएगा और उससे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब दोनों का रीजन क्या है, अलग है। हम लोग पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट का रीजन सीखेंगे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रीजन सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं रीजन। पहला देखेंगे हम लोग कारण, किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम लोग दुर्बल वैद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जैसे कि हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है पानी डाल रहे हैं तो पतला हो जाएगा, मतलब डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए, जब आप वॉल्यूम को बढ़ाइएगा तो डाइल्यूशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, पतला हो गया। और अल्फा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब सवाल है कि सर ये अल्फा क्या है, तो हम लोग रीजन पढ़ रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अल्फा बराबर होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। जो इसमें अल्फा का वैल्यू है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से।
जिसके बारे में आपको एक चैप्टर 11th क्लास में है आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना है। कहाँ? इक्विलिब्रियम में। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताएंगे कि वॉल्यूम बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ता है, डाइल्यूशन बढ़ता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं, और जिससे आयंस बढ़ने के साथ साथ कंडक्टेंस बढ़ जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है लगभग 5% होता है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में टूटे नहीं होते हैं। तो इसमें जब हम पानी डालते हैं तो क्या होता है कि और आयंस उसमें क्या हो जाते हैं? टूट के अलग हो जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे अभी अल्फा का मान 5% था, पूरा इलेक्ट्रोलाइट टूटा हुआ नहीं था। जैसे कि NaCl अगर पूरी तरह से नहीं टूटेगा तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो जब नहीं टूटता है, जब हम उसमें पानी डालते हैं तो अल्फा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब अल्फा का वैल्यू पहले था 5%, हम पानी उसमें डाल दिए 15% हो गया, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन था क्या हो गया? और ज़्यादा आयंस में टूट गया। नंबर ऑफ आयंस क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब अल्फा बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये कारण है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रीजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम लोग परबल वैद्युत अपघट्य के नाम से जानते हैं। परबल मतलब होता है मजबूत। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहाँ पर अल्फा जो होगा इसमें 100% होगा। टोटल यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस टूटे हुए होते हैं। तो इसमें जब आप वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो जाहिर सी बात है, वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो पतलापन बढ़ेगा। पानी उसमें डालना शुरू कीजिएगा तो पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूशन क्या हो गया? बढ़ गया। और डाइल्यूशन बढ़ा तो कंडक्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। तो आइए हम लोग इसका रीजन जानते हैं क्या होता है। जब आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें दो तरह के आयन्स होते हैं, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो पानी जब डालते हैं तो ये दोनों आयंस के बीच में जो है ना डिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? वीक हो जाता है। वीक बोले तो या फिर डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पर क्या है? ज्यादा है, मोर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? दोनों आयंस के बीच में कम है। तो हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर दो अपोजिट आयंस के बीच में घट जाता है तो हम कह सकते हैं कि आयन जो है ना, आयंस कैन मूव ईजिली। दोनों आयंस जो है ना आसानी से मूव कर सकते हैं। और जब आयंस आसानी से मूव करेगा तो उसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा जी? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जिसमें पूरी तरह से आयंस टूटे हुए नहीं होते हैं। डिसोसिएशन 5%, 10% होता है। जब हम उसमें पानी डालते हैं तो और आयंस बढ़ जाते हैं, और जिससे क्या होता है? उसका कंडक्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो ऑलरेडी सारे आयंस टूटे हुए हैं। अल्फा का वैल्यू 100% है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है। इसमें आयंस नहीं बढ़ते हैं। तो इसमें बढ़ते क्या हैं? इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? दोनों आयन के बीच में डिक्रीज हो जाता है, और जिससे दोनों आयंस इजीली मूव कर पाते हैं। और जब दोनों आयंस इजीली मूव कर पाते हैं तो उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो आइए हम लोग उसके बारे में लिखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? तो आइए देखते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इधर हम लिख देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ से नंबर 1 यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये बेस है। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखा गया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में एग्जाम्पल लिखा गया है। तो यहाँ से हम लोग कंडक्टेंस में देख चुके हैं कि जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, है ना, तो कंडक्टेंस क्या होता है जी, बढ़ता है। डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और वह वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। अब हम लोग नंबर 2 पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी, और इसी को हम लोग चालकता के नाम से जानते हैं। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन कर देते हैं, जिससे आपको समझना क्या होगा, आसान होगा। इसको हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी को। तो देखिए यहाँ पे कंडक्टिविटी के बारे में लिखा गया है कि कंडक्टिविटी जो है कैसे डिफाइन करते हैं कि 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उसमें जो कंडक्टेंस देखा जाता है उसी को हम लोग कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सब देखिए, एक छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं। मान लिया जाए एक बीकर में 1 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम है, इसे मान लिया जाए 4 आयंस होते हैं। लेकिन जब आप इसका वॉल्यूम को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब आप इसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूशन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो इसमें पानी का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। पहले भी पानी था लेकिन कम था। इसमें आयंस क्या होंगे, नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए केस पॉसिबल है। तो अब ध्यान से सुनिए, आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इसमें 4 आयन हैं। यहाँ पर जब हमने वॉल्यूम को बढ़ाया है 1 मिलीलीटर से मान लिया जाए 5 मिलीलीटर कर दिया है, आयन्स नहीं बढ़ रहे हैं। आपसे हम बोलेंगे कि 1 मिलीलीटर में यहाँ 4 आयन है, लेकिन 1 मिलीलीटर में हम पूछेंगे कितना आयन है, तो 4 आयन्स नहीं है, क्योंकि 5 मिलीलीटर। यहाँ हम लिखते हैं, देखिए ध्यान से, 5 मिलीलीटर वॉल्यूम में 4 आयन है। तो 1 मिलीलीटर में आप निकालिएगा 4/5 आएगा आयन्स, जो कि आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 5 मिलीलीटर में आयन 0 पॉइंट कुछ है, मतलब घट गया है। आयन्स क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लिखते हैं कि जब आपने डाइल्यूशन बढ़ाया है, डाइल्यूशन किसको कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पतला कर दिए, उसको डाइल्यूट। डाइल्यूशन जब आप बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप जानते हैं ना कि पहले छोटे से आयन, मतलब वॉल्यूम में 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में 4 आयन था, अब 5 मिलीलीटर वॉल्यूम में 4 ही आयन है, मतलब डेंसिटी ऑफ आयन, डेंसिटी ऑफ आयन क्या होगा, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ आयन्स इन 1 मिलीलीटर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जब नंबर ऑफ आयन्स इन 1 मिलीलीटर डिक्रीज कर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ध्यान ये रखना है आपको कि कंडक्टिविटी को जो है ना 1 मिलीलीटर वॉल्यूम के लिए डिफाइन किया जाता है। 1 मिलीलीटर में पहले 4 आयन था, लेकिन अब 5 मिलीलीटर हमने उसका वॉल्यूम को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स इन 1 मिलीलीटर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। चलिए अब जो है
इसी के बारे में हम थोड़ा सा लैंग्वेज और एक तरह से लिख सकते हैं कि डाइल्यूशन करने पर जो होता है कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस इंक्रीज करता है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इसको जो है ना एक्सपेरिमेंटली भी जो है ना देखा गया है कि हम जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो इसी को हम लोग लैंग्वेज में एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से लिखा गया है दी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन करते हैं और यूनिट को हम लोग 1 मिलीलीटर में हमने लिया है। कैरी दी करेंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीज ऑफ डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन करने पर जो है ना करंट जो कैरी करने वाले आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम में वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। इसलिए द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तनुकरण करने पर, मतलब डाइल्यूशन करने पर प्रति इकाई आयतन में, पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक करंट ले जाने वाले आयंस जो होते हैं उसका नंबर क्या हो जाता है, घट जाता है। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, सांद्रता पर विलयन की जो होती है चालकता, कंडक्टिविटी, उस विलयन के इकाई आयतन का क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। इकाई आयतन में, इकाई पर यूनिट वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो अब हमारा जो है नंबर 3 जो है लास्ट पॉइंट जो वेरिएशन में हम लोग को पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। मोलर कंडक्टिविटी जिसको हम लोग कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैप एम का फॉर्मूला आपको कप्पा इंटू 1000 बाई एम दे चुके हैं, ठीक है। ये आपका फार्मूला पहले भी दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से हम 2 रिजल्ट निकालेंगे। पहले आप इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो कप्पा क्या होता है, डिक्रीज करता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। नंबर 2 में अभी हमने पढ़ाया है। अब जाहिर सी बात है जब कप्पा डिक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहां से एक केस निकल गया। अब नंबर 2 में हम लोग डाइल्यूशन अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है जी, बढ़ता है। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो आप देख रहे हैं जो मोलरिटी है, जैसा कि आप जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी कप्पा के ऊपर भी डिपेंड करता है, मोलरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब हम मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा से देखते हैं, जब तो क्या हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो कप्पा क्या हो रहा है, घट रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन जब हम मोलरिटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं मोलरिटी का जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग कहाँ नीचे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो मोलरिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो डाइल्यूशन आप जब बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो जैसा कि आप जानते हैं मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब मोलरिटी घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं मोलरिटी बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैप एम का वैल्यू बढ़ेगा। डेनोमीटर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का। तो अब यहां से 2 रिजल्ट आया है। एक बार आप देख सकते हैं कि सर एक बार मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, कब, जब काई डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक बार मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, कब, जब मोलरिटी डिक्रीज कर रहा है। तो जब हम दोनों केस में डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो एक बार मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है और दूसरी बार इंक्रीज कर रहा है। तो सर हम लोग दोनों में से कौन सा सही मानेंगे। तो अब हम जब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटली, क्या, एक्सपेरिमेंटली, जब एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं तो हमें पता चलता है एक्सपेरिमेंटली ये डोमिनेट करता है, डोमिनेट मतलब ये हावी है। इसका जो वैल्यू जो है ना देखते हैं हम जब, तो एक्सपेरिमेंटली जब डाइल्यूशन आप बढ़ाए हैं तो ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
पहला केस में तो घट भी रहा था, लेकिन घटने और बढ़ने दोनों को जब हम ओवरऑल करके देखते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से अब देखिएगा, जब हम कॉन्सेंट्रेशन घटाते हैं तो डाइल्यूशन क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है, और जब डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। आपको हमने पढ़ाया है नंबर पॉइंट 1 में, जब कंडक्टेंस बढ़ता है लेकिन कंडक्टिविटी नंबर 2 में आपको बताएं कप्पा का वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है, और कप्पा का वैल्यू घटता है लेकिन मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस रिजल्ट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम जो है ना हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है, कि कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाते हैं तो डाइल्यूशन क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी कंसंट्रेशन घटाते हैं तो डाइल्यूशन क्या होता है, बढ़ता है, और जब डाइल्यूशन बढ़ता है तो पॉइंट नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं, कंडक्टेंस बढ़ता है लेकिन कंडक्टिविटी क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पर देखिएगा डाइल्यूशन आप बढ़ाते हैं तो 2 पॉइंट इंक्रीज होगा, कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तक हम लोग यह देखे थे कि कॉन्सेंट्रेशन को घटाने पर डाइल्यूशन बढ़ता है और डाइल्यूशन बढ़ने पर कंडक्टेंस बढ़ता है, जबकि कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है, घटता है, और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो अब हम लोग जो है ना ग्राफ देखने वाले हैं, जो वेरिएशंस देखे जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी में कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो हम लोग ग्राफ देखेंगे उसका अलग, हाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ अलग होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ अलग होगा। तो आइए नंबर 1, तो हम लोग वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस तरह से वेरिएशंस इसमें देखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 एक्सिस लेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी मानते हैं, ऊपर जाने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है, और एक्स एक्सिस को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं जी। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को सर यहाँ पे स्क्वायर रूट में लिया गया है, आप देख पा रहे हैं, ऐसा इसलिए कि स्क्वायर रूट में लेने पर जो इसका ग्राफ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन आता है, इसीलिए, और इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पढ़ाया गया है, यहाँ से अगर हम देखें ग्राफ में, आप अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम लेफ्ट जाते हैं, टू गो लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, लेफ्ट की तरफ, तो देख रहे हैं ना कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, कॉन्सेंट्रेशन 0 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। और जैसा कि आपको पढ़ाया गया है पहले कि कॉन्सेंट्रेशन जब डिक्रीज होता है तो उसकी डाइल्यूशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब डाइल्यूशन बढ़ता है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस चीज़ के बारे में आपको पहले पढ़ाया गया है। तो देखिए इसका जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है जी, ऐसा ग्राफ होता है। तो ऐसा ग्राफ क्यों हुआ, आप ध्यान से देखिए कि जब आप इस ग्राफ को देखते हैं, आप अगर लेफ्ट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, घटता है, और जब कॉन्सेंट्रेशन घटता है तो आपको पता होना चाहिए डाइल्यूशन क्या होता है, बढ़ता है, और डाइल्यूशन बढ़ता है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जब आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा, लेकिन 0 से थोड़ा सा हम अगर ज़्यादा वैल्यू लेंगे, 0 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे, तो उस वक्त जो है ना उसका मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब आप
कॉन्सेंट्रेशन को 0 से क्या रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये ग्राफ है, इसमें वेरिएशंस काफ़ी कम देखे जाते हैं। इस ग्राफ को जो है हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना हम लोग ये लिखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, या फिर मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का साइन है। इससे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी नहीं हो सकता इस पॉइंट के लिए। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आप मिनिमम करेंगे, है ना, तभी तो डाइल्यूशन क्या होगा, उसका मैक्सिमम होगा। और इस वक्त हम लोग जो है ना इसको 0 कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं, तो जाहिर सी बात है 0 कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इससे ज़्यादा आप डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या कर दिया है, लगभग 0 के करीब कर दिया है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको पता होना चाहिए। डाइल्यूशन में और कॉन्सेंट्रेशन में जो रिलेशन है उल्टा रिलेशन है, रेसिप्रोकल है, कि कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा डाइल्यूशन क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्राफ में काफ़ी स्मॉल वेरिएशन है ना। तो यहाँ पे स्मॉल वेरिएशन मतलब बहुत कम इसमें चेंजिंग है। तो स्मॉल वेरिएशन का मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, 100%, आपको पता होना चाहिए। तो स्मॉल वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन पहले होते हैं और एनायंस होते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, आप जानते हैं मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। लेकिन जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो कैटायन और एनायन के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और क्या होता है वह एक दूसरे से क्या होते हैं, डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, डिक्रीज हो गया, जिससे आयन क्या होते हैं, इजीली मूव करने लगते हैं। और जब आयन इजीली मूव करता है तो वह आसानी से उसमें थोड़ा कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 0 से थोड़ा हम ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो आपका जो मोलर कंडक्टिविटी का मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का सबसे लेस वैल्यू वहाँ पे होता है, और कॉन्सेंट्रेशन आप 0 भी नहीं ले सकते हैं। जब आप कॉन्सेंट्रेशन 0 ले लेंगे तो उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो उसकी कंडक्टिविटी कहाँ से होगी। ठीक है, ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन 0 से एबव लेना है तो उस वक्त जो होता है मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से जो हमने अभी लिखा है ना, लैम्डा m ऊपर में इनफाइनाइट का अगर साइन दे देते हैं तो ये जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट है ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर है तो जाहिर सी बात है वहां पर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, लगभग 0 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए आप जरा, इसी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम लोग हिंदी में सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। सीमांत मोलर चालकता का मतलब यह हुआ इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्या यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू मैक्सिमम इससे ज्यादा हो सकता है? नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इससे आप कम नहीं कर सकते हैं। आप इससे और कम करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0, और जब कॉन्सेंट्रेशन आपका 0 हो जाएगा तो जान सकते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उसका मोलर कंडक्टिविटी कहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ना यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो ग्राफ आया है एक स्ट्रेट लाइन आया है। तो अब हम लोग उसका इक्वेशन देखने वाले हैं। इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप जानते हैं, उसका इक्वेशन जो होता है y = mx
प्लस सी होता है, आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ या फिर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको क्लास 11th में पढ़ना है, चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसमें आपको इस इक्वेशन को पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वाई एक्सिस को आपने किसको माना है, लैम्डा एम, जिसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस को आपने क्या माना है, चलिए वाई के जगह में हमने पुट कर दिया, एक्स एक्सिस के जगह में आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस को आपने रूट सी कॉन्सेंट्रेशन माना है, चलिए हमने रूट सी वैल्यू पुट कर दिया। अब सवाल है कि सर सी के जगह में क्या लेंगे, है ना, तो आपको हम बताते हैं अभी फिर से। आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पर कौन है, वाई एक्सिस पर आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका एक्स एक्सिस पर कौन है, आपका कॉन्सेंट्रेशन है जिसको आपने रूट सी कहा है। और सी जो लेंगे, सी के जगह पर जो सी जो है यहाँ पे इक्वेशन में वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ जो ग्राफ वाई एक्सिस पर कट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पर जो ग्राफ कट कर रहा है ना, लैम्डा एम नॉट, या फिर इसी को हम लोग क्या लिखे हैं, इन्फिनिटी लिखे हैं। ये सी के जगह में आपने वैल्यू पुट किया। एम क्या है, तो एम जो है बाबू उसका स्लोप है जिसको हम लोग ढाल कहते हैं, स्लोप, ठीक है। तो वहां से एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कहीं पे ए लिखेगा कहीं पर बी लिखेगा, है ना, बी ले लिए एम का जगह में, और यहाँ पे हम साइन लगाते हैं tan थीटा के लिए। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ जो है इस डायरेक्शन में है ना, तो tan थीटा जो देता है आपका ग्राफ देता है, tan थीटा जो आप इस तरह से अगर आप लाइन बनाते हैं तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, जानते हैं ना कि 4 क्वाड्रेंट होता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका tan थीटा क्या होता है, tan थीटा का साइन जो होता है निगेटिव। यही अगर ग्राफ इस तरह से होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में और थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, फर्स्ट में सॉरी सेकंड में और फोर्थ में tan क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ पे जो आपको साइन लेना है निगेटिव का साइन लेगा ना। अब यहाँ से मोलर जो कंडक्टिविटी लिखेंगे हम लोग, लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस, यहाँ पे साइन जो प्लस है उसको पहले लिखें बी रूट सी, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाता है। इसी इक्वेशन को हम लोग डिबाई हैकल ऑन सेगर इक्वेशन के नाम से जानते हैं, डिबाई हैकल ऑन सेगर, ONSAGER इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन का नाम है जो कि स्ट्रेट लाइन से हमको मिलता है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से कि लैम्डा एम क्या है, लैम्डा एम जो है आपका मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर चालकता एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी सांद्रता पर, किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, ये हो गया आपका लैम्डा एम। अब सवाल है कि सर लैम्डा एम नॉट बोलें या फिर लैम्डा एम इन्फिनिटी बोलें, तो इसका जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसको हम लोग हिंदी में सीमांत, है ना, सीमांत मोलर चालकता के नाम से जानते हैं। अब जो है इसके बाद एक चीज और है, सी क्या है सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट्य का सांद्रण, और जो आपका बी है एक कांस्टेंट स्थिरांक, कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं स्थिरांक। तो ये जो है आपका पहला ग्राफ हो गया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब हम लोग नंबर 2 देखेंगे, है ना। नंबर 2 में क्या पढ़ने वाले हैं आप, वेरिएशन ऑफ
lambda m with concentration for weak electrolyte। और जैसा कि आप जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो अल्फा का वैल्यू होता है लगभग 5% होता है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी कम होता है, इसमें आयंस पूरे टूटे हुए नहीं होते हैं। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे वी नो दैट, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं या फिर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर डाइल्यूशन बढ़ाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो आप जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बढ़ता है। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ता है, और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ता है। इस चीज़ को आपको पहले बताया गया है। तो हम इसका अब ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ जो है आपको है ना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस हमने मान लिया है। चलिए, एक्स एक्सिस में वही है आपका कॉन्सेंट्रेशन है और वाई एक्सिस में आपका मोलर कंडक्टिविटी है। तो यहाँ से जो इसका ग्राफ जो आता है, इसका ग्राफ जो जाता है इस तरह से कर्व जाता है, इसमें जो है ना वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों वेरिएशन इसमें इसलिए ज़्यादा दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें जो होते हैं नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन घटाने पे बहुत तेजी से बढ़ती है। तो हम जानते हैं गो टू या फिर टू गो लेफ्ट अगर जाइएगा आप तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, और जब कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो डाइल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, और जब डाइल्यूशन बढ़ेगा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। आप जैसा कि जानते हैं अभी हमने आपको बतलाया था, पहले भी बतलाया था। तो इसमें वेरिएशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप लेफ्ट आ रहे हैं अचानक इसका क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन है ना, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। मोलर कंडक्टिविटी फिर तेजी से बढ़ने लगता है क्योंकि उसके नंबर ऑफ आयन जो है ना बहुत तेजी से क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। क्योंकि आप जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा का वैल्यू कितना होता है, लगभग 5%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है 5%, उसमें पूरे आयंस टूटे हुए नहीं होते हैं। इसीलिए जब हम उसमें पानी मिलाते हैं तो उसके आयंस क्या होते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोलरॉस लॉ को देखने वाले हैं, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, और उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कोलरॉस लॉ आपके एग्जाम के इंटरव्यू से काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है।